नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था जो कि हमने बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया था, और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो पूर्व एग्जाम में आए हुए थे, तो इसलिए वो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, इस तरह के मॉडल पेपर बीच बीच में हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इन मॉडल पेपर को सॉल्व करके दोस्तों एक सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है, और आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति क्या है। छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्न में से क्या करना चाहिए। अगर आपको छात्रों में डिफरेंट स्किल्स का अगर आपने डेवलप करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, छात्रों को कौशल के महत्व पर आप भाषण देंगे। जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिन कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी कौशल के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। जिन कौशल का विकास करना हो उसको छात्रों को स्वयं करने को कहेंगे, क्योंकि आप अगर दोस्तों छात्रों में कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप बच्चे करके सीखते हैं तभी वो चीज़ ज़्यादातर स्थायी रहती है और वो चीज़ उनमें डेवलप होती है। तो ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो करके सीखने पर ही छात्र अच्छे से सीखते हैं और उनका ज्ञान स्थायी रहता है। तो आपको अगर उनमें कौशल को डेवलप करना है तो आपको उनको स्वयं वो चीज़ करने के लिए कहनी पड़ेगी, तभी जाके उन कौशल्स का या स्किल्स का उनमें डेवलप विकास हो पाएगा। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किससे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन के लेवल में लगातार गिरावट हो रही है तो आप सबसे बेटर उपाय किसको मानते हैं। ज़्यादा शिक्षक रखने से रुकेगा, या फिर शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना, या फिर बच्चों के गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता लाना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होना चाहिए समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना। देखिए, समग्र शिक्षा पद्धति में जब तक आप गुणात्मक सुधार नहीं लाएंगे, गुणात्मक सुधार का मतलब है कि आपको क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि होल जितना आपका एजुकेशन सिस्टम है, अब एजुकेशन सिस्टम में ये सभी जुड़े हुए हैं कि भाई शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, पाठ्यक्रम रिलेटेड है, छात्र केंद्रित शिक्षा है। तो कहने का मतलब है कि आप जितना भी आपकी जो समस्त शिक्षा पद्धति है उसमें अगर आप क्वालिटेटिव सुधार लाएंगे तभी जाके आपकी शिक्षा के स्तर में जो गिरावट है वो कम हो जाएगी, इवन उसका क्या होगा, उत्थान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्टिकुलर रीज़न है। ज़्यादा शिक्षक रख के भी आप कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना ये तो अच्छा है कि इससे भी डेफिनेटली क्या होगा भाई, शिक्षा के स्तर में गिरावट को रोका जा सकता है। लेकिन आपसे कह रहा है कि सबसे नियंत्रित उपाय, जो सबसे बढ़िया इसमें उपाय है कि वो है कि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम में आप क्वालिटी लेकर आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है, यानी कि सोशल मैच्योरिटी। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। आवश्यक नहीं, कभी कभी, सदैव, या फिर संभवतः। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है सदैव। देखिए, जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है वो हमेशा क्या करते हैं, संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। दोस्तों, जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होता है वो सामाजिक कुरीतियों को कभी भी पनपने नहीं देता है, और समाज की संस्कृति का हस्तांतरण भी करता है, उसका उन्नयन भी करता है, और उसके परिमार्जन के प्रति सजग भी रहता है। ठीक है ना। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वे कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध हो। ठीक है, तो यानी कि उनके द्वारा हमेशा ही संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है, उनका उन्नयन किया जाता है, और वे उनके परिमार्जन के लिए भी सजग रहते हैं। ठीक है।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि संप्रेषण पर आधारित है। विचार संप्रेषण और अंतः व्यक्ति संप्रेषण निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। विजय ने टेरिस पर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, या फिर सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। तो आप बताइए मौखिक संचार किसको बोला जाएगा? देखिए, आप जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं कि भाई दो व्यक्ति जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है भाई किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सांकेतिक रूप से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, और लिखित रूप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बात आ रही है मौखिक संचार की। तो मौखिक संचार में क्या होगा दोस्तों, कि जब आपने एक बात कही और वो दूसरे तक पहुंची, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, ये दोस्तों मौखिक संचार का उदाहरण है। सही तरीके, सही मायने में बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है, ये मौखिक संचार नहीं है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सांकेतिक संचार भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो हम हाँ हाँ हूँ करके, अब जैसे अगर सपोज करो हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमने हाँ करके आंसर दिया, तो ये उसमें आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह से ये भी आपका एक सांकेतिक है, ठीक है, ये तो आपका सिग्नल टाइप का हो गया, ठीक है, ये तो आपका वो हो गया, ठीक। और विजय ने टेरेस में ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, ये भी दोस्तों एक संचार नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट बिल्कुल जो बैठता है मौखिक संचार का उदाहरण जो कह सकते हैं, वो हम इसको कह सकते हैं भाई सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। ये बिल्कुल दोस्तों क्या है, मौखिक संचार का एक एग्जैक्ट उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फिर से संप्रेषण पर आधारित है। निम्न में से कौन संप्रेषण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी विधि है? लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, बहुसंचार विधि, या यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बहुसंचार विधि। बहुसंचार विधि जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन मेथड भी बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मेथड सबसे ज़्यादा इस समय पे प्रभावशाली आप कह सकते हैं मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट स्थान पे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन या फिर इंटरनेट की मदद से हम कहें तो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेली कम्युनिकेशन बोला जाता है, क्योंकि कई सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई ऑडियो वीडियो दोनों का आदान प्रदान भी हो जाता है। तो बहुत अच्छी संप्रेषण की विधि है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विधि भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है किस शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? ये की होगा, ठीक है, किस शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है, ठीक है। शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं मूल्य सूक्ष्म ज्ञान होता है। शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों हम एक जो शिक्षण है उसको उच्च व्यवसाय कहते हैं? क्या ऐसी वैलिड कसौटी है कि जिसके आधार पर ये पुष्टि होती है कि जो शिक्षण है वो एक बहुत अच्छा और उच्च स्तर का व्यवसाय है? देखिए, जो शिक्षक है वो उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं, क्योंकि इसके अपने मूल्य हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू है और इसका सम्मान करते हैं, तो इसलिए इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? उच्च व्यवसाय बोला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी और वैलिड कसौटी है, यही दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो शिक्षक है वो उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन शैक्षिक अनुप्रयोग एवं नवाचार में, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा को शालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है। क्यों हमें पर्यावरण शिक्षा चाहिए? ठीक है, अब आपको इसमें से चार ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को बताना है। क्योंकि पर्यावरण से बचना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जो आपका पर्यावरण है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, इसी में सभी चीज़ें समाहित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन में इसका आंसर ये भी कह सकते हैं कि भाई इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। अब पर्यावरण प्रदूषण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, ये तो बोला ही नहीं गई है। अगर यहाँ पर बोला गया होता कि भाई पर्यावरण प्रदूषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा इससे, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी शिक्षा हमें होनी चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए पर्यावरण शिक्षा को शालाओं में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? एक योग्य शिक्षक है, उसका लैंग्वेज में कमांड क्यों होनी चाहिए? भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, भाषा के द्वारा वो अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑब्वियसली भाषा के द्वारा वह अपने विचारों को छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो फिर भैया लर्निंग कैसे होगी ना। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप अपनी भाषा को अच्छा करिए, और जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी उतने ही इजीली आप अपने विचारों को अपने छात्रों के समक्ष रख पाएंगे, है ना। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझाना और समझना, अगर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये कथन है, आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया है। शिक्षण की विधियां और मतलब जो शिक्षण के महत्व और जो शिक्षण के जो प्रकार होते हैं उस पर ये रिलेटेड है, यानी शिक्षण से संबंधित है। ऑफ कोर्स शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया जाता है, मतलब शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है, ठीक है। यह कथन किसका है? ठीक, वैसे कथन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा डाउटफुल है, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो कथन है ये है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। तो शिक्षण का उद्देश्य एक निर्देशित क्रिया है। ये दोस्तों यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, पूरे एग्जाम में आ चुकी है ये। तो दोस्तों ये आपकी स्मिथ के द्वारा दी गई डेफिनेशन है कि जिनके अनुसार जो शिक्षण है उसका एम आपका क्या है, आपका एक निर्देशित वो क्रिया है, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, बालकों में वृद्धि एवं विकास। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में सक्रिय हो जाते हैं, यानी सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो किशोरावस्था होती है वो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया है वैसे तो। पूर्व किशोरावस्था जो कि अर्ली एडोलेसेंस जिसको बोला जाता है वो 13 से 16 की समथिंग होती है, ठीक है। और ऐसी होती है फिर एक उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था अराउंड 17 से 21 तक की होती है, ठीक है। तो इस उम्र में जो बालक हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वैसे देखा जाए तो किशोरावस्था मानी जाती है। तो इस उम्र में ज़्यादातर क्या होता है, बालकों में समस्या की अधिकता होती है, कल्पना की अधिकता होती है, ठीक है। सामाजिक रूप से वो अस्थिर होते हैं, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका किशोरावस्था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा से रहती हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही क्या होता है, इसी स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में यानी अपने ग्रुप में एक एक्टिव सदस्य यानी एक्टिव जो कहते हैं ना जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक। ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किस महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर एक शिक्षक है उसे निम्न में से किसे एक महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण विधियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है उसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है दोस्तों? उसकी उसकी सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। तो समझ आ रहा है ना कि यानी कि जिस शिक्षक में पेशेंस है और वो रिजिड है, ठीक है ना, तो वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है बड़ी सहजता के संग, ठीक है। वो छात्र और छात्राओं की समस्या का समाधान कर सकता है। और आपको पता है कि भाई जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उनके संग कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों के कई तरह के प्रश्न होते हैं और उनकी कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो वहाँ पर एक शिक्षक को एक तरह से रिजिड और पेशेंस उसके अंदर होनी चाहिए,
ठीक है ना, क्योंकि अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, चाहे उसको कितनी ही शिक्षण पद्धति और विषयों का ज्ञान हो, ठीक है, या फिर वो कितनी भाषा में पढ़ाने की उसकी क्षमता हो, या फिर वो पढ़ाने के लिए कितना ही क्यूरियस हो, ठीक है, लेकिन वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो धैर्य और दृढ़ता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता इसकी माननी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका पर्सनालिटी पर आधारित है और बुद्धि पर भी आधारित है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। यहाँ पर ये व्यक्तित्व होगा, नाम मात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाम मात्र की भूमिका है। केवल अगर हम बात करें दोस्तों कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम का इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि इसको शुरुआत में दी जाती थी। वंशानुक्रम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आप में अपने जो भी गुण हैं वो माता पिता से स्थानांतरित हुए हैं, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे वो व्यक्तित्व का हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो इन्होंने बोला है कि भाई जब वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, और जो आपका समायोजन है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी और आपकी इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। तो देखा जाए कि खाली हेरिडिटरी की अगर हम बात करेंगे तो वो उसकी क्या है, नाम मात्र की भूमिका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका आंसर है और इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या फिर आज्ञाकारिता। एक स्टूडेंट की सबसे बढ़िया भूमिका क्या हो सकती है दोस्तों, वो क्या हो सकती है दोस्तों, वो हो सकती है उसकी आज्ञाकारिता, यानी कि वो कितना ओबीडेंट है ना। ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, हमें भी बचपन में क्या बोला जाता था कि भाई ओबीडेंट बनो, है ना, यानी कि आज्ञाकारिता। तो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है दोस्तों वो यही होती है कि वो कितना आज्ञाकारी है, यानी कि शिक्षक की बातों को वो कितना मानता है, उनकी आज्ञा का कितना पालन करता है। तो एक अगर ओबीडेंट स्टूडेंट है और वो शिक्षक की बातों को मानता है, अगर वो सही संदर्भ में है, तो फिर वो आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वहाँ पर सभी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो एक शिक्षक है, एक अगर सही शिक्षक होगा तो उसको सही शिक्षा देगा और उसको सही एक तरीके से कहता है कि भाई निर्देश देगा, ठीक है। तो जो सही निर्देश देगा, तो अगर छात्र उन आज्ञाओं का पालन करेगा तो वो ऑफकोर्स एक अच्छे डायरेक्शन की ओर को बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये आपका बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। समूह बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धि, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि, ठीक है, यानी कि कल्चर फ्री इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है, उसका ये दोस्तों उदाहरण है, ठीक। तो इस परीक्षण का निर्माण ऑफ कोर्स किसने किया था, रेवन ने किया था 1938 में, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली वैसे दो फॉर्म होते हैं, एक बच्चों के लिए होता है, एक बड़ों के लिए होता है, ठीक है। बच्चों के लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो रंगीन कलर का होता है, ठीक है, तो उसको रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बोला जाता है, ठीक है। और जो जो बड़ों के लिए होता है उसको हम स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं बुद्धि परीक्षण में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि पर्सनालिटी पर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है दोस्तों वो है 16 PF परीक्षण, जिसको कि हम 60 पर्सनालिटी जो आपका फैक्टर परीक्षण होता है ये इसको बोला जाता है। और ये व्यक्तित्व का दोस्तों प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, बाकी जो ऊपर के 3 हैं वो आपके प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है ना। जो प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति के अचेतन मन में जब जितनी भी जो इच्छाएं दबी हैं या फिर जो भी संवेग जो दबे हैं उनको व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि मनुष्य के अचेतन मन में कई इच्छाएं दबी रहती हैं, कई द्वंद्व होते हैं, कई संवेगात्मक द्वंद्व होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं उसके संतुलन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इन विधियों के माध्यम से ही वो क्या होता है वो चीज़ों को बाहर, इन छिपे व्यवहारों को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो आपकी प्रक्षेपी परीक्षण है इसमें आपका रोशा
शाही डब्बा परीक्षण आता है, TAT आता है, ठीक है, शब्द साहचर्य परीक्षण आता है, लेकिन 16 PF परीक्षण आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन शिक्षण अधिगम पर आधारित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कुशल अध्यापक क्या करेगा? छात्रों को दंडित करना है, चुटकुले सुनाना है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी है, या फिर आराम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उसके बाद आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कोई कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों समस्याओं का हल अभ्यास में तो लिया जाता है लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये गलत है। तो देखा जाए तो आपका सी वाला ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। तो यानी कि सी वाला इसका राइट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमने इसको गलती से उत्तर डी लिख रखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसका उत्तर सी होगा। PDF जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा तो आप इसको स्वयं में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपका मोटिवेशन पर आधारित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ठीक। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को बोला जाता है। इसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को, जैसा कि हमने बताया था कि दोस्तों ये आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला जो कि सीखने पर आधारित है, निम्न में से कौन सा एक सीखने वालों के लिए परस्पर संबंध के कार्य के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? यानी कि आप सीखने वालों के लिए जब वो परस्पर संबंध के कार्य के लिए अधिक उनको फ्रीडम कौन देता है, ठीक है। अल्प समूह, वाद विवाद, फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग, टीवी देखना, या फिर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, ठीक। तो अगर आप देखें तो सीखने वालों के लिए परस्पर संबंध के कार्य के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान, तो भैया अगर जो सीखने वाले हों आपस में म्यूचुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं और आपस में कार्य करना चाहते हैं तो उनको अधिक फ्रीडम कौन देगा दोस्तों? ये देगा अल्प समूह वाद विवाद, ठीक है ना। आपने ग्रुप बनाया, उनके बीच में वाद विवाद कराया, तो उनके बीच में परस्पर संबंध बनते हैं और आपस में वो कार्य करने के लिए उनको अधिक स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि अधिगमकर्ता की कठिनाई पर है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। गणित संबंधी समस्या को दोस्तों क्या बोला जाता है? डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि NCF 2005 पर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कि बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, क्योंकि आप गणित जब पढ़ते हैं तो दोस्तों आप में क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग आपकी पैदा होती है और समस्या समाधान की योग्यता का भी आप में विकास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि RTE पर आधारित है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो निर्योग्यता है वो किससे संबंधित है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995, या फिर निर्योग्यता अधिनियम 2005? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, ठीक है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो निर्योग्यता है उसका संबंध ऐसे व्यक्तियों से संबंधित है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 की धारा 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो 1996 का जो अधिनियम है इसमें इस प्रकार की अक्षमताएं शामिल की गई हैं जिसमें जैसे कि सेरेबल पॉल्सी आती है,
स्वलीनता और मानसिक अक्षमताएं हैं ना, ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं की गई हैं। ठीक है, तो इसमें निर्योग्यता में आपकी कौन कौन सी आएंगी, बाकी सभी आएंगी। ठीक, तो इसमें क्या होगी कि भाई सभी प्रकार की अक्षमताएं शामिल नहीं है इसमें। कुछ जैसे कि आपका क्या होता है सेरिब्रल पॉलिसी, आपने सुना होगा इसके बारे में, सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी स्वलीनता है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, और मानसिक अक्षमताएं वो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996। तो निर्योग्यता का संबंध इसी से है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996। ठीक है, तो याद यहाँ क्या ध्यान में रखना है इसमें कि इसमें सभी प्रकार की अक्षमताएं शामिल नहीं है। इसमें कुछ अक्षमताएं जैसे कि भाई सेरिब्रल पॉलिसी, स्वलीनता और मानसिक अक्षमताएं इसमें शामिल नहीं की गई। उसके अलावा जितने भी हैं वो आपका किसमें आएगा, निर्योग्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में आएगा वो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण के समय एक शिक्षक को के अलावा निम्नलिखित तथ्यों पर अवश्य मनन करना चाहिए। देखिए, के अलावा की बात आ रही है, तो शिक्षण के समय शिक्षक को किन किन चीज़ों पर मनन करना चाहिए। देखिए, सीखने संबंधी लक्ष्यों की समझ, इस पर मनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। ठीक है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पद्धति खोजने में मनन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। या जानने के लिए कि भाई शिक्षार्थी क्या जानना चाहते हैं, आकलन की रूपरेखा बनाने, इन पर भी मनन करना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जो शिक्षार्थी के साथ सीखने संबंधी लक्ष्यों की साझेदारी करने में होने वाले समय की हानि की प्रतिपूर्ति करने के बारे में आपको ज़्यादा मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें टाइम कितना वेस्ट हो रहा, आप उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको दोस्तों सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीखने संबंधी लक्ष्यों की समझ होनी चाहिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप उपयुक्त पद्धति को खोजेंगे और शिक्षार्थी क्या जानना चाहते हैं उसकी भी आप रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, तो उस पर आप विचार करिए। अब इसमें कितना समय वेस्ट होता है उसके लिए आप ज़्यादा ना सोचें। ठीक, तो ये है कि भाई इसके अलावा, तो ये एक अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि मापन एवं मूल्यांकन पर है। निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में कहा जाता है कि अध्यापक छात्रों के बारे में जो धारणा रखते हैं उसके अनुसार ही उनको अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पर अंक होगा, अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये किस प्रकार का प्रभाव है दोस्तों, ये जो प्रभाव है इसको हेलो इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि भाई आपकी जो छात्रों के प्रति मतलब हम कहते हैं धारणा है, यानी कि आपकी नज़र में अगर कोई छात्र बुरा है तो आप उसको उसी के अनुसार अंक प्रदान करते हैं, या आपकी समझ में कोई छात्र बहुत अच्छा है तो आप उसको उसी प्रकार की अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। खासकर निबंधात्मक में, वस्तुनिष्ठ में तो नहीं हो सकता लेकिन निबंधात्मक में हो सकता है, क्योंकि जो आपका निबंधात्मक परीक्षण है वो आत्मनिष्ठ परीक्षण का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो इसको हेलो इफेक्ट बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों का में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का दोस्तों क्या उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान आपका क्या होता है दोस्तों कि विद्यालय में जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि आपका शिक्षक है वो अपनी शिक्षण क्रिया में सुधार ला सकता है। ठीक है, विद्यालय है, विद्यालय अपने कार्य प्रणाली में सुधार ला सकता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं भाई, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है कि भाई विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना ही इसका उद्देश्य है। नवीन ज्ञान की खोज और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप अपनी रोजमर्रा की जो कार्य प्रणाली है, अब विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली होगी आपकी, उसमें आप जो भी सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शोध करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई व्यापक अनुसंधान नहीं, छोटे लेवल का अनुसंधान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब 1 वर्ष का शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इस क्वेश्चंस का आपका अगर राइट आंसर है दोस्तों वो है इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है ना, जब 1 वर्ष का शिशु आँख से, कान से, हाथ से
सोचने लगता है। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, इंद्रियां तो है ना, आँख, कान, त्वचा, ठीक है। तो इनसे जब वो सोचता है तो वो आपके कौन से स्तर में होता है, वो इंद्रिय जनित गामक स्तर पे होता है, ठीक है। तो इंद्रिय का मतलब कि जो आपकी इंद्रियां हैं उससे जो जनरेट हो रहा है वो गामक स्तर पे होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि किसका उदाहरण दोस्तों, जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, हमने बताया था आपको लास्ट टाइम पे। तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि वाला होगा, यानी कि जो आपका डायनेमिक इंटेलिजेंस वाला होगा, उसकी अंतिम स्टेज क्या हो सकती है बताइए। वाचक हो सकता है, वो राजनीतिक नेता हो सकता है, शल्य चिकित्सक हो सकता है, या फिर कवि हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, शल्य चिकित्सक वो हो सकता है, ठीक है। जिसकी बुद्धि शारीरिक गति बुद्धि के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो वो शल्य चिकित्सक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है। यह कथन दोस्तों टर्मन एवं ओडन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर व गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका अधिगम अंतरण पर है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक जो सिद्धांत है दोस्तों, वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत बोला जाता है। अधिगम अंतरण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम अंतरण को वैसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक आपका होता है शून्य, ठीक है, यानी जीरो। तो और भी वैसे इसको डिवाइड करने के अलग अलग वे हैं, ठीक है। यानी डायरेक्शन के वे में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत है उसको अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।